हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो ये हमारी पब्लिक फाइनेंस की तीसरी क्लास है जिसमें हम एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। और अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर यानी राजस्थान कॉलेज लेक्चरर की, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर या यूपी में कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए अच्छे अच्छे क्लासेस आने वाले हैं आगे भी। तो सीधा चलते हैं। आज हम कौन कौन से क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, तो आज के क्वेश्चन पर चलते हैं सीधा। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, सार्वजनिक व्यय एक दो धार वाला अस्त्र है। सार्वजनिक व्यय यानी पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या है? एक दो धार वाला अस्त्र है। यह कथन किसका है? ए ऑप्शन है लुड्ज, बी ऑप्शन है फिंगले सिराज, सी है जेके मेहता और डी ऑप्शन है डाल्टन। तो इसमें से राइट ऑप्शन है सी। सी हमारा सही आंसर है, जेके मेहता। जेके मेहता का क्या कहना था कि सार्वजनिक व्यय यानी पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी सरकार का जो व्यय है वो क्या है? एक दो धार वाला अस्त्र है। और ये क्यों कहा? देखिए, जैसे सरकार व्यय करती है, सार्वजनिक व्यय, सरकार जो खर्च करती है उससे क्या होता है कि सरकार जैसे खर्च करती है, जैसे सड़कें बनवाती है या हॉस्पिटल बनाती है, तो उसके उससे क्या होता है? एक साइड तो क्या होता है, लोगों का जीवन स्तर, एक तरफ क्या होता है, लोगों का जो जीवन स्तर है वो क्या होता है? बेहतर होता है। और दूसरी तरफ क्या होता है कि सरकार जो सार्वजनिक व्यय करती है यानी सरकार अपना खर्च बढ़ाती है, उससे क्या होता है कि जो राजकोषीय घाटा है, राजकोषीय घाटा वो क्या होता है? बढ़ता है। राजकोषीय घाटा बढ़ता है तो ये क्या, जीवन स्तर बढ़ता है। तो ये तो एक पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव पॉइंट हो गया। और राजकोषीय घाटा बढ़ता है तो ये क्या है? एक ऋणात्मक यानी अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कारक हो गया। इससे राजकोषीय घाटे में वृद्धि होने से क्या होती है? मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति क्या होती है? बढ़ती है। तो ये क्या हो गया? नकारात्मक प्रभाव हो गया। तो सार्वजनिक व्यय के दो प्रभाव होते हैं, एक तो होता है धनात्मक प्रभाव और एक होता है ऋणात्मक प्रभाव। तो ये सार्वजनिक व्यय क्या हो गया? एक दो धार वाला अस्त्र। और ये किसने कहा? जेके मेहता ने कहा। अब हम आगे देखते हैं। देखिए, सार्वजनिक व्यय एक दो धार वाला अस्त्र है, यह कथन किसका है? जेके मेहता का। और इसके अनुसार सार्वजनिक व्यय के उचित प्रयोग से लोगों की जीवन स्तर को बढ़ाया जाता है यानी लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठता है। तो ये तो क्या है? धनात्मक पॉइंट हो गया। और दूसरा क्या है कि राजकोषीय घाटे क्या होती है? राजकोषीय घाटे में वृद्धि होती है। तो ये क्या है? एक विपरीत प्रभाव डालती है अर्थव्यवस्था पर, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होते हैं? मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है। अब देखिए, जो जेके मेहता है, सार्वजनिक आगम यानी सरकार की जो आय होती है, सार्वजनिक आगम, उसको तीन वर्गों में विभाजित करते हैं। जेके मेहता के अनुसार सरकार की आय को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तीन भागों में। पहला क्या है? शुल्क, दूसरा है कर और तीसरा है फीस। ये भी याद रखना है। तो इस प्रश्न में क्या है कि एक तो क्या है? सार्वजनिक व्यय दो धार वाला अस्त्र है, यह कथन किसका है? जेके मेहता का। दूसरा क्या है? सार्वजनिक आगम को तीन भागों में जेके मेहता ने बांटा है, शुल्क, कर और फीस। ये याद रखना है। तो ये था हमारा पहला प्रश्न। अब हम दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, नीचे एक अर्थव्यवस्था की प्रमुख क्रियाएं दी गई है। देखिए, कौन कौन सी क्रियाएं दी गई है? आवंटन, उत्पादन, वितरण और स्थायीकरण। आवंटन, उत्पादन, वितरण और स्थायीकरण। तो देखिए, मस्ग्रेव के अनुसार, किसके अनुसार? मस्ग्रेव के अनुसार उपरोक्त में से कौन सी क्रिया में सरकार के कार्य क्षेत्र में आती है? ये चार है, चार में से कौन कौन सी क्रिया है जो सरकार के कार्य क्षेत्र में आती है? मस्ग्रेव के अनुसार बताना है। तो देखिए, इसमें से आवंटन, सरकार के जो कार्य क्षेत्र है उसमें क्या आता है? एक तो आवंटन होता है, एक होता है वितरण और एक होता है स्थायीकरण। ये तीनों सरकार के कार्य क्षेत्र में आते हैं, उत्पादन नहीं आता है। तो देखिए, मस्ग्रेव के अनुसार बता रहा हूं ये मैं। तो देखिए, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? एक, तीन और चार। तो एक, तीन, चार, तो हमारा सी ऑप्शन सही है। ये यूजीसी नेट के सेकंड पेपर दिसंबर 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है।
तो इस प्रश्न की आगे व्याख्या देखते हैं हम। देखिए, मसग्रेव ने 1959 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस, तो ये मसग्रेव की पुस्तक का नाम भी याद रखना है कि पुस्तक का क्या नाम है, द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस, और कब लिखी, 1959 में। तो इन्होंने इस पुस्तक में 3 प्रमुख राजकोषीय कार्यों की चर्चा की, यानी सरकार के 3 प्रमुख कार्यों की चर्चा की है। पहला कार्य क्या है, आवंटन, यानी संसाधनों का रिसोर्सेस एलोकेशन, रिसोर्स एलोकेशन यानी संसाधनों का आवंटन करना। और दूसरा क्या है, इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन, यानी आय का पुनर्वितरण, तो इसका क्या दूसरा पॉइंट क्या है, वितरण। तीसरा क्या है, स्टेबलाइजेशन यानी स्थायित्व। तो ये तीनों कार्य क्या है, सरकार के है मसग्रेव के अनुसार, आवंटन, वितरण और स्थायित्व, ये तीनों याद रखना है। रिसोर्सेज एलोकेशन, इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन और स्टेबलाइजेशन। तो ये था हमारा दूसरा प्रश्न। अब तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, तीसरा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित सार्वजनिक व्यय के सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत फिंडले सिराज द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया है। तो देखिए, फिंडले सिराज ने कौन से सिद्धांत प्रतिपादित किए, सार्वजनिक व्यय। फिंडले सिराज ने कौन से सिद्धांत प्रतिपादित किए, सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत प्रतिपादित किए। और सार्वजनिक व्यय के कितने सिद्धांत दिए फिंडले सिराज ने, सार्वजनिक व्यय के कितने सिद्धांत दिए, तो फिंडले सिराज ने सार्वजनिक व्यय के कुल 4 सिद्धांत दिए। तो 4 में से 3 सिद्धांत इनमें फिंडले सिराज के हैं और एक दूसरा सिद्धांत है। तो इसमें गलत सिद्धांत, ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो फिंडले सिराज ने नहीं दिया। तो देखिए, फिंडले सिराज ने जो सिद्धांत दिए, एक तो मितव्ययिता का सिद्धांत दिया, यानी कैनन ऑफ इकोनॉमी, यानी मितव्ययिता का सिद्धांत दिया, सरप्लस का सिद्धांत दिया और बेनिफिट यानी सुलाभ का सिद्धांत दिया, लाभ का सिद्धांत दिया। और इलास्टिसिटी का सिद्धांत फिंडले सिराज ने नहीं दिया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, डी। ये सिद्धांत, लोच का सिद्धांत फिंडले सिराज ने नहीं दिया, जबकि मितव्ययिता का सिद्धांत फिंडले सिराज ने दिया, लाभ का सिद्धांत दिया और अधिक्य का सिद्धांत दिया। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो गया, डी वाला। अब हम इस क्वेश्चन को आगे देखते हैं। प्रोफेसर फिंडले सिराज ने सार्वजनिक व्यय के 4 प्रमुख नियमों की चर्चा की है। फिंडले सिराज ने सार्वजनिक व्यय के कितने नियम दिए हैं, 4 सिद्धांत दिए हैं। पहला क्या है, लाभ या हित का सिद्धांत, कैनन ऑफ बेनिफिट। दूसरा है मितव्ययिता का सिद्धांत, यानी कैनन ऑफ इकोनॉमी। स्वीकृति का नियम, सैंक्शन, कैनन ऑफ सैंक्शन। और चौथा है अधिक्य का सिद्धांत, अधिक्य का नियम, तो कैनन ऑफ सरप्लस। बेनिफिट, इकोनॉमिक सेंशन और सरप्लस, ये चारों नियम किसने दिए, फिंडले सिराज ने। और किसके संदर्भ में, सार्वजनिक व्यय के नियम है। ये कौन से नियम है, सार्वजनिक व्यय के। फिंडले सिराज ने सार्वजनिक व्यय के नियम दिए, जबकि सार्वजनिक आय के 4 नियम किसने दिए, तो वो दिए स्मिथ ने। किसने दिए, एडम स्मिथ। ये ध्यान रखना, आय के जो 4 नियम वो स्मिथ ने दिए और जो सार्वजनिक व्यय है उसके 4 नियम फिंडले सिराज ने दिए। तो ये ध्यान रखना, आय और व्यय में कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस प्रकार फिंडले सिराज द्वारा लोच का सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया गया। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए, हमारा चौथा प्रश्न क्या है, वेगनर के अनुसार एक अच्छी कर व्यवस्था वह है। अब देखिए, इसमें मैंने आंसर ही लिख दिया, इसमें ज्यादा टाइम पास नहीं हो। तो वेगनर के अनुसार एक अच्छी कर व्यवस्था कौन सी है, जिससे कि आय की असमानता क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ऐसी अच्छी कर व्यवस्था में क्या होनी चाहिए, आय की असमानता कम होनी चाहिए। तो वेगनर के अनुसार एक अच्छी कर व्यवस्था वह है जिसकी आय की असमानता घटे, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि आय की असमानता क्या होनी चाहिए, कम हो जाए। तो ये हमारा चौथा प्रश्न था। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए, हमारा 5वां प्रश्न क्या है, 5वां प्रश्न है, सार्वजनिक व्यय की वृद्धि सिद्धांत से
निम्नलिखित में से कौन सा अर्थशास्त्री संबंधित नहीं है? तो हमें इसमें बताना है कि सार्वजनिक व्यय के संबंध में किस किस अर्थशास्त्री ने सिद्धांत दिया है। तो हमने जो पिछली क्लास से पढ़ी है उसमें हमने वेगनर का नियम पढ़ा था। हमने एक तो कौन सा पढ़ा था? वेगनर का नियम पढ़ा था, और एक क्या पढ़ा था? वाइजमैन पिकॉक परिकल्पना। वेगनर का नियम और वाइजमैन पिकॉक परिकल्पना, ये दोनों हमने पढ़े थे पिछली क्लास में, और ये दोनों किससे संबंधित है? सार्वजनिक व्यय से संबंधित है। तो देखिए, एडोल्फ वेगनर ये सार्वजनिक व्यय से संबंधित हो गए। दूसरा है एलन टी पिकॉक, पिकॉक भी क्या हो गए? सार्वजनिक व्यय से संबंधित। और जैक वाइजमैन ये भी सार्वजनिक व्यय से संबंधित हो गए। तो कौन बचे? फिंडली सिराज, ये सार्वजनिक व्यय से संबंधित नहीं है। फिंडली सिराज कैसे संबंधित है? उन्होंने देखिए यहाँ पर सार्वजनिक व्यय से संबंधित तो चारों अर्थशास्त्री है। फिंडली सिराज ने भी क्या दिए थे? सार्वजनिक व्यय के नियम क्या दिए थे? सार्वजनिक व्यय के नियम दिए थे। तो ये चारों अर्थशास्त्री सार्वजनिक व्यय से संबंधित है। लेकिन सार्वजनिक व्यय की वृद्धि से संबंधित कौन कौन संबंधित है? तो सार्वजनिक व्यय में वृद्धि से संबंधित वेगनर, वाइजमैन और पिकॉक है। देखिए यहाँ पर वाइजमैन और पिकॉक दोनों एक साथ जुड़े हुए, वाइजमैन और पिकॉक ये दोनों एक साथ जुड़े हुए। अब देखिए वेगनर है, वेगनर ने सार्वजनिक व्यय में वृद्धि से संबंधित नियम दिया कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है तो सार्वजनिक व्यय उससे अधिक तीव्र गति से बढ़ता है। जैसे अर्थव्यवस्था का विकास 10% हो रहा है वार्षिक दर से, तो सार्वजनिक व्यय 10% से ज्यादा तेजी से, जैसे 15%, 20%, यानी सार्वजनिक व्यय की तुलना में, मतलब अर्थव्यवस्था की विकास की तुलना में सार्वजनिक व्यय ज्यादा तेजी से बढ़ता है। तो सार्वजनिक व्यय की वृद्धि से संबंधित वेगनर का नियम था ये। और दूसरा वाइजमैन पिकॉक कि सार्वजनिक व्यय कैसे बढ़ता है? सार्वजनिक व्यय सतत रूप से न बढ़कर सीडी के रूप में बढ़ता है, यानी सीडी नुमा रूप में बढ़ता है। और ये किस कारण से होता है? कि अर्थव्यवस्था में एक झटका आता है, जैसे युद्ध या संकटकालीन परिस्थितियां उत्पन्न होती, उस वजह से अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि लोगों की करदान क्षमता एकदम से बढ़ जाती है, जैसे संकटकालीन परिस्थिति आती है। तो उससे क्या होता है कि सार्वजनिक व्यय जैसे यहाँ पर 1 करोड़ के लेवल पर बना हुआ है तो एकदम से बढ़कर 2 करोड़ हो गया, फिर इस लेवल पर बना है, वापस संकटकालीन परिस्थिति आई तो एकदम से बढ़ गया, तो सीडी नुमा बढ़ता है। ये था वाइजमैन पिकॉक की परिकल्पना। और फिंडली सिराज ने सार्वजनिक व्यय से संबंधित कोई नियम नहीं दिया, उन्होंने सार्वजनिक व्यय से संबंधित ही नियम दिए। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? डी। फिंडली सिराज सार्वजनिक व्यय में वृद्धि से संबंधित नहीं है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब देखिए हमारा छठा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सकारात्मक बाहरी प्रभाव का उदाहरण है? सकारात्मक बाहरी प्रभाव यानी धनात्मक बाह्यता। क्या होता है? धनात्मक बाह्यता यानी पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी के बारे में बताना है। तो देखिए जो भी सार्वजनिक वस्तु होती, सार्वजनिक वस्तुएं होती है, वो क्या होती है? पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी उत्पन्न करती है, यानी धनात्मक बाह्यता उत्पन्न करती है। तो इनमें से देख लीजिए सार्वजनिक वस्तु कौन सी है? तो सार्वजनिक वस्तु कौन सी है? तो हमारा पहला ऑप्शन से है सार्वजनिक प्रतिरक्षा। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होती है? धनात्मक बाह्यता उत्पन्न होती है। अब देखिए जो बाह्यता होती है यानी एक्सटर्नलिटी, वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है धनात्मक यानी सकारात्मक, और एक है ऋणात्मक जो कि होती है नकारात्मक। इसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए बाह्यताएं क्या होती है? बाह्यताएं वे होती है कि जैसे एक व्यक्ति है, ये ए व्यक्ति है, ये किसी वस्तु का प्रयोग कर रहा है, ए व्यक्ति किसी वस्तु का प्रयोग कर रहा है, तो उससे बी व्यक्ति को भी क्या हो रहा है? लाभ या हानि, यानी उस पर भी पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है।
ए व्यक्ति किसी वस्तु का प्रयोग कर रहा है, उससे बी व्यक्ति पर पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, धनात्मक या ऋणात्मक। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर उस वस्तु के उपभोग में बाध्यता उत्पन्न हो रही है। अब देखिए, अगर उसको बी व्यक्ति धनात्मक रूप से प्रभावित होता है तो धनात्मक बाध्यता होगी, और इस पर बुरा प्रभाव पड़ता है, यानी ऋणात्मक रूप से प्रभावित होता है बी व्यक्ति, तो ऋणात्मक बाध्यता कहलाती है। देखिए, धनात्मक बाध्यता, इससे बाहरी मितव्ययता कहा जाता है। इस प्रकार की बाध्यता एक व्यक्ति या फर्म द्वारा उत्पन्न की जाती है जिससे अन्यों पर लाभदायक प्रभाव पड़ता है। यानी ए व्यक्ति किसी वस्तु का प्रयोग करता है, उससे बी पर लाभदायक प्रभाव पड़ता है, तो इससे धनात्मक बाध्यता कहते हैं। जैसे एक व्यक्ति द्वारा कॉलोनी में बगीचे का निर्माण करना, जैसे एक व्यक्ति है, ये कॉलोनी में बगीचे का निर्माण करता है, तो इससे बी व्यक्ति है उसको भी संतुष्टि प्राप्त होती है, उसको भी क्या मिलती है, उसको भी क्या मिलती है, एक संतुष्टि मिलती है। तो इससे बी को भी क्या मिलता है, फायदा मिलता है। तो यहाँ पर धनात्मक बाध्यता होगी। एक किसान द्वारा सेब के पेड़ उगाना, जिससे मधुमक्खी पालक को लाभ मिलता है। एक कंपनी द्वारा नई तकनीकी विकसित करना, जिससे कि जैसे एक कंपनी है, इसने नई तकनीकी विकसित की, तो ये तकनीक बी को क्या मिलती है, फ्री में मिल जाती है, कुछ थोड़ा बहुत भुगतान करके मिल जाती है, यानी इसको कोई ज्यादा प्रयास नहीं करने पड़ेंगे। तो ये थे धनात्मक बाध्यता। और ऋणात्मक बाध्यता क्या होती है, इससे बाहरी अमितव्ययता कहा जाता है। और इसमें क्या होता है कि ए व्यक्ति किसी वस्तु का उपभोग करता है, तो बी को उससे क्या होगा, नुकसान होगा, बी को उससे क्या होगा, नुकसान होगा। ए व्यक्ति किसी वस्तु का प्रयोग करता है, तो बी को उससे क्या होता है, नकारात्मक प्रभाव मिलता है, यानी उसको नुकसान होता है। जैसे एक व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान करना, जैसे ए व्यक्ति धूम्रपान कर रहा है, तो उसका धुआं बी के शरीर में जाएगा, तो बी को क्या होगा, उससे नुकसान होगा। रात में अधिक आवाज में गाना बजाना, इससे दूसरे व्यक्ति परेशान होते हैं। एक फैक्ट्री के पानी को नदी में छोड़ना, जैसे कि नदी का पानी खराब होगा, तो इससे क्या होगा कि मछलियां मर जाएगी, तो उससे मछली पकड़ने वाले मछुआरों को नुकसान होगा। अब देखिए, बाध्यताओं की अवधारणा 1920 में एसी पिगू ने दी, ये ध्यान रखना, ये नोट करने वाला पॉइंट है। बाध्यताओं की अवधारणा एसी पिगू ने 1920 में दी, और इसको 1975 में डब्ल्यू बोमोल और डब्ल्यू ओट्स ने विस्तृत रूप से दिया। देखिए, अब जब धनात्मक बाध्यताएं होती है, तो इससे क्या होता है कि ए व्यक्ति कोई वस्तु खरीदता है, तो उससे बी को भी क्या मिलता है, लाभ मिलता है। तो इससे क्या होता है कि जो लागत होती है, जो समाज की लागत होती है, वो क्या होती है, समाज की लागत क्या होती है, प्राइवेट लागत की तुलना में कम होती है। समाज की जो लागत होती है, यानी सोशल कॉस्ट क्या होती है, कम होती है प्राइवेट कॉस्ट से। और ऋणात्मक बाध्यता में क्या होता है, प्राइवेट कॉस्ट क्या होती है, कम होती है सोशल कॉस्ट से। ये देखिए, जब धनात्मक बाध्यता है, तो सोशल कॉस्ट क्या होते हैं, कम होती है, और प्राइवेट कॉस्ट ज्यादा। सोशल कॉस्ट कम है, प्राइवेट कॉस्ट ज्यादा है। और ऋणात्मक बाध्यता है, तो समाज की लागत ज्यादा होती है, प्राइवेट लागत कम होती है। ये समाज की लागत ज्यादा है, प्राइवेट लागत कम है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब हमारा 7वां प्रश्न है, ये प्रश्न है आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर 2021 वाले एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए, ये क्वेश्चन क्या है, निम्न में से बाजार विफलता का कारण नहीं है। अब देखिए, इनमें मार्केट फेलियर के बारे में पूछा है प्रश्न। तो देखिए, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किस कारण से मार्केट फेलियर यानी बाजार असफलता नहीं होती। तो देखिए, अपूर्ण सूचना है, अपूर्ण सूचना यानी बाजार में पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं है, तो इसकी वजह से क्या होती है, बाजार असफल होता है। तो और दूसरी क्या है बाध्यता है, जहां पर बाध्यता होती है वहां पर भी बाजार असफल होता है। देखिए, यहां पर क्या होता है, बाजार असफल, जहां पर अपूर्ण सूचनाएं हो, बाध्यताएं होंगी, वहां पर भी बाजार असफल। और सार्वजनिक वस्तुएं होती है, वहां पर भी बाजार असफल होता।
क्योंकि सार्वजनिक वस्तुएं धनात्मक बाध्यताएं उत्पन्न करती है, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी उत्पन्न करती है, तो इससे बाजार असफल होता है। जबकि सम्मित सूचनाओं में क्या होता है, बाजार असफल नहीं होता, इसमें क्या होता है, सिमेट्रिक इंफॉर्मेशन यानी सम्मित सूचनाएं। अगर इसकी जगह यह होता है असममित सूचनाएं, असममित सूचना होती तो इसमें भी बाजार असफल होता है। लेकिन यहाँ पर सम्मित सूचना है यानी सिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, यहाँ पर बाजार क्या होगा, सफल होगा। तो ये राइट आंसर है कि इसकी वजह से बाजार असफल नहीं होता है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।